अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, इंटरनेट चला गया था। ओके, तो सीलिएक डिजीज हम डिस्कस करेंगे आज। सीलिएक डिजीज मैंने बताया कि अगर फीमेल्स के अंदर सीलिएक डिजीज हो तो उनके इनफर्टिलिटी के या सब फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर मेल्स में सीलिएक डिजीज हो तो मेल्स के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन डिलेड हो सकती है, एंड्रोजेंस की फंक्शनिंग जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकती है, और हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है। हाइपोगोनाडिज्म मैं बता रहा था, इट्स अ कंडीशन जिसमें मेल्स के जो गोनाड्स होते हैं उनकी फंक्शनल एक्टिविटी डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। और उनके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो अगर मेल्स या फीमेल्स को सीलिएक डिजीज है तो दैट मीन्स कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनकी फर्टिलिटी के ऊपर भी हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर अगर सीलिएक डिजीज को हम ट्रीट ना कर पाए तो फीमेल्स कैन ऑल्सो डेवलप इम्यूनोरिया, या फिर उनके मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फीटल ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। LBW बेबीज डिलीवर होने का, लो बर्थ वेट बेबीज डिलीवर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लैक्टेशन पे नेगेटिव इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारे इफेक्ट्स क्यों आते हैं मेल्स में या फिर फीमेल्स में? जो हमने हाइपोथेसाइज किया हुआ है वो ये है कि ये सारे इफेक्ट्स, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आने की वजह ऐसे मेल्स को या फीमेल्स को जिनको सीलिएक डिजीज हो वो होती है उनकी मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उनके मैल एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं? जिंक मैल एब्जॉर्ब होता है, फोलेट मैल एब्जॉर्ब होता है, आयरन मैल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन A, D, E, K, वो मैल एब्जॉर्ब होते हैं। B12 मैल एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम मैल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये तमाम वो मिनरल्स या विटामिन हैं जो सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स में मैल एब्जॉर्प्शन जिनकी हो रही होती है, ठीक है। और सिर्फ आपकी फर्टिलिटी पे नहीं बल्कि इसके अलावा भी इन न्यूट्रिएंट्स की मैल एब्जॉर्प्शन से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे थे। मिसाल के तौर पे दिस इज एविडेंट बाय दिस टेबल 3.5 जो आपको पेज के बॉटम पे दिया हुआ, पेज नंबर 80 के बॉटम पे। सो फोलेट की अगर डेफिशिएंसी हो किसी इंडिविजुअल में तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैन आल्सो लीड टू वेट लॉस। विटामिन A की डेफिशिएंसी कैन आल्सो लीड टू एनीमिया। विटामिन D की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, E की वजह से सब फर्टिलिटी, K की वजह से ग्रोथ फेलियर और इरिटेबल बाउल डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो यानी ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इन एडिशन टू इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी ऐसे लोगों को हो सकते हैं जिनके अंदर सीलिएक डिजीज को हम ट्रीट ना करें, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है इरिटेबल बाउल डिजीज। इरिटेबल बाउल डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो डायरिया है और जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिपीटेडली बैक एंड फोर्थ चल रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल सडनली हमें डायरिया वाले सिम्टम्स होते हैं और हमारे लूज मोशन आ रहे होते हैं, और सडनली फिर हमें 2 दिन तक हम स्टूल पास नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल डिजीज, ठीक है। अच्छा, अब कहानी तो हमने डिस्कस कर ली कि सीलिएक डिजीज की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपका ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि एक्चुअली सीलिएक डिजीज इटसेल्फ है क्या चीज, क्या होता है सीलिएक डिजीज में, कौन सी डिजीज है? सो बेटा सीलिएक डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर द इंडिविजुअल इज एलर्जिक टू अ प्रोटीन विच इज नोन एज ग्लूटन, ठीक है, विच इज नोन एज ग्लूटन। और ग्लूटन जो है वो मेनली प्राइमरीली वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है व्हीट के अंदर, बार्ले के अंदर जिसको हम जौ जौ कहते हैं, और फिर राय के अंदर जो जैसे हम RYE, जैसे हम उर्दू में राय की चटनी कहते हैं, तो वही वही वाला राय। और फिर ओट्स में, कुछ ओट्स का जो रोल है सीलिएक में वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कुछ सीलिएक डिजीज के पेशेंट ओट्स को टॉलरेट कर पाते हैं और कुछ सीलिएक डिजीज के पेशेंट ओट्स को भी टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो सीलिएक डिजीज के अंदर हम बेसिकली ग्लूटन को टॉलरेट नहीं कर पाते। और सीलिएक डिजीज का जो ट्रीटमेंट है, अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। द ओनली ट्रीटमेंट इज एब्सटिनेंस फ्रॉम ग्लूटन, यानी ऐसे तमाम फूड्स जिनके अंदर ग्लूटन प्रेजेंट होता है उन तमाम फूड्स को हमने अवॉइड करना होता है, लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि सीलिएक के जो पेशेंट्स होते हैं वो व्हीट नहीं
टॉलरेट कर पाते। तो हमारी डाइट में वीट हमें कहाँ से मिलती है सबसे ज्यादा, हम किस फॉर्म में लेते हैं? चपाती की फॉर्म में। ऑब्वियसली रोटी, हम कहते हैं कि जी रोटी नहीं खाई तो हमारा खाना मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे सीलिएक के पेशेंट्स हैं, एज अ डाइटिशियन हमने उनको चपाती ऑफर नहीं करनी, वीट ऑफर नहीं करनी किसी भी फॉर्म में, ठीक है, भले चपाती बनी हो या कुछ भी बना हो उससे। इसी तरह से सीलिएक के पेशेंट्स को हम बार्ले नहीं दे सकते, इसी तरह सीलिएक के पेशेंट्स को हम राय नहीं दे सकते। और जैसे मैंने बताया कि कुछ पेशेंट्स ओट्स टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ ओट्स भी टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उनको हमने ओट्स भी नहीं देने अगर टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर क्या देना है, क्या हम दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम राइस दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है बेटे, कुछ प्रोडक्ट्स पे ग्लूटेन फ्री लिखा होता है, वो प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो वाली प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो पाकिस्तानी मार्केट है उसमें आपको ग्लूटेन फ्री केक्स मिल जाएंगे, ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स मिल जाएंगे, ग्लूटेन फ्री कुकीज मिल जाएंगी आपको। इवन सो मच सो अभी आपको ग्लूटेन फ्री, एटलीस्ट इस्लामाबाद का मैं बता सकता हूँ, बाकी भी बिग सिटीज में तो मिल जाता है, ग्लूटेन फ्री फ्लावर भी आपको मिल रहा है। ग्लूटेन फ्री फ्लावर यानी वो फ्लावर खरीद के आप उससे चपाती बना के खाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रिमेंबर बेटे कि ये वाला जो फ्लावर होता है दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन एक्सपेंसिव होने की बेटे ये है कि ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो नेचर ने वीट के अंदर रखा है, और उस प्रोटीन को वीट में से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना, जाहिर है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं कि हम उसको कहीं घर में बैठ के ये जी क्या कर रहे हो, ये मैं ग्लूटेन निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी वजह से वो बड़ा एक्सपेंसिव फ्लावर होता है। या इवन तमाम प्रोडक्ट्स भी, मुझे याद है मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड का ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, जर्मन ब्रांड है, बड़े कॉमनली इस्लामाबाद में मिल रहे होते हैं जितने भी हमारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो वहां पे मैं किसी के साथ, या जिनको सीलिएक थी, तो उन्होंने अपने लिए ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स भी बाय द वे अवेलेबल है, तो उन्होंने अपने लिए एक कुकीज का पैकेट परचेज किया। तो मेरा ख्याल है तो 5-6 साल पुरानी बात होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ। सो दैट वाज 150 रुपीज, ठीक है। और वो वही 8-10 जो बिस्किट होते हैं जो किसी भी हमारे हाफ रोल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स की प्राइस से 10 टाइम्स तकरीबन ज्यादा उनकी प्राइस होती है, ठीक है। राइस में नहीं बेटे, राइस में ग्लूटेन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, राइस सेफली यूज कर सकते हैं। आयशा का क्वेश्चन है इज ग्लूटेन ड्यू टू डो मेकिंग? नहीं बेटे, मैंने जैसे बताया कि वीट को आप किसी भी फॉर्म में नहीं ले सकते, डो बनाने की वजह उसकी नहीं है, किसी भी फॉर्म में वीट है, बार्ले है, राय है, या कुछ लोगों के लिए ओट्स है, तो उसमें आप नहीं ले सकते। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करता हूँ एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन, कुछ लोग आपके पास आएंगे या मे बी आप उनको देखो, सीलिएक के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि जी हमें तो ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें सीलिएक डिजीज है लेकिन हमें ग्लूटेन टॉलरेट हो जाता है, हमें कोई उसका इशू नहीं है, तो क्या हम ग्लूटेन वाली प्रोडक्ट्स ले लिया करें? तो उसका आंसर है नो। उसकी रीजन ये है कि अगर कुछ सीलिएक के पेशेंट्स होते हैं जिनको वाकई कुछ हद तक लेट्स से कि अगर वो हाफ चपाती एक वक्त में खाते हैं तो वो उनको इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, उससे उनको सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन हमेशा याद रखनी है ये बात कि जब हम सीलिएक के पेशेंट्स को ग्लूटेन देते जाते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बेशक हम बहुत थोड़ी अमाउंट्स में भी दे रहे हों, तो वो ग्लूटेन पार्टिकल्स बेसिकली हमारे विलाय में जाके स्टक होना शुरू हो जाते हैं। विलाय आपको पता है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेजर आपकी एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी जो विलायें हैं उनकी फ्लैटनिंग होना शुरू हो जाती है और आपकी विलायें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपकी जो शदीद किस्म की न्यूट्रिएंट मैल एब्जॉर्प्शन है, आपका कितना भी अच्छा इंटेक क्यों ना हो, आपकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, विलायें नहीं होंगे, विलायें की फ्लैटनिंग हो जाएगी, उनका सरफेस एरिया बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, तो आपकी कहाँ से होगी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसलिए आपसे कोई भी सीलिएक का पेशेंट आप अपने फैमिली में इर्द गिर्द देखते हो, या कोई पेशेंट आपके पास आता है एज अ डाइटिशियन, तो आपने उसको हमेशा डिस्करेज करना है कि वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ना ले, ऑल्दो उसको डाइजेस्ट हो भी रहे हों, अपेरेंटली लॉन्ग टर्म में उसको उसके बहुत सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, ठीक है। टेबल 3.6 में आपको 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स और ग्लूटेन फ्री फूड्स। तो ग्लूटेन फ्री फूड्स को चूज करते हुए आपने बनाना है उनका डाइट प्लान, ठीक है। सो ग्लूटेन फ्री फूड्स के अंदर ऑल फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल ड्राइड बीन्स, फिर जनाब इसके अलावा मिलेट हो गया, फिर
ओट्स मैंने बताया कुछ पेशेंट्स के लिए, फिर सोयाबीन हो गई, राइस हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, चीज है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। सो ऑल दीज आर ग्लूटेन फ्री। सो ग्लूटेन की सीलियक के जो पेशेंट्स हैं वो बड़ी आसानी से इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फूड्स विच कंटेन ग्लूटेन, उनके अंदर बार्ले हो गया, वीट हो गया, फिर जनाब इसके अलावा बल्गर हम ऐसे यहाँ पे यूज नहीं करते। कमर्शियली प्रिपेयर्ड बहुत सारे फूड्स के अंदर ग्लूटेन होता है, कमर्शियल सूप्स में, सैलड ड्रेसिंग्स में, ब्रेड्स में होता है, पास्तास में होता है, सीरियल्स में होता है, केक्स और कुकीज में होता है, प्रोसेस्ड मीट्स में होता है, पिज्जा में होता है, राय की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें होता है। तो ये सारी वो फूड्स हैं जो सीलियक के पेशेंट्स के लिए विच आर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर कमर्शियली भी कोई प्रोडक्ट लेनी है तो उसके ऊपर आपने फिर लेबल देखना है कि इट शुड से ग्लूटेन फ्री, फिर आप वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप ब्लाइंडली कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते सीलियक के पेशेंट्स के लिए, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल कौन ले सकते हैं बेटे, बिल्कुल कौन ले सकते हैं। हाउ टू डायग्नोज सीलियक डिजीज, ठीक है। सीलियक डिजीज के लिए बेटे हम एक टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन्स टाइप करो आपके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स A ठीक है। So this is the name of the test, TTG immunoglobulins A, which is used to diagnose celiac disease, ठीक है। Question एक और है, in my family there are 3 gluten allergic patients, so I can understand how expensive products are and difficult to manage it. बिल्कुल बेटे, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मनाहिल। और बेटे इसमें एक और भी चीज देखो कि एज अ पेशेंट एज वेल एज अ डाइटिशियन बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों का डाइट प्लान बनाना। लेट से मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने 4 दिन का डाइट प्लान बनाओ जिसमें आपने चपाती नहीं रखी, तो आप मुझे बताओ कि हमारा देखो चपाती पाकिस्तान में स्टेपल फूड है, ठीक है, वीट बेसिकली, और वीट तो सारे हम 99% चपाती की फॉर्म में खाते हैं। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। आप राइस एक दिन खा लोगे, एक टाइम खा लोगे, 2 टाइम खा लोगे, चलो 3 टाइम खा लोगे, चौथे टाइम पे आप लिटरली राइस नहीं खा सकोगे। आपको चाहिए होगी कोई ना कोई, मे बी कोई कॉर्न की, मकई की बनी हुई रोटी आप खा लो, कुछ ऐसी चीज खा लो, बट जाहिर है हम रूटीन में तो वो चीजें नहीं खा रहे होते। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज डाइट प्लान फॉर अ सीलियाक डिजीज पेशेंट, ठीक है। और वो जो जैसे मनाहिल ने भी एक्सपीरियंस शेयर किया, जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो बेटे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे एक मिथ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ बेटे। बहुत सारे लोगों को आजकल आप सोशल मीडिया पे देखोगे कहते हुए कि जी वी आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी। मैंने खुद 1-2 लोगों का इंटरव्यू सुना पड़ोसी मुल्क से भी और यहाँ से भी। तो वी आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी और इसलिए हमने ग्लूटेन फ्री खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसमें कोई लेना देना ग्लूटेन का आपके वेट के साथ नहीं है। बेवकूफ हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री इसलिए खाना है ताकि हम वेट कम कर सकें एंड दिस एंड दैट। ग्लूटेन का आपके वेट से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली पता होनी चाहिए। स्पाइसी फूड आल्सो रिलेटेड सीलियक पेशेंट्स, नहीं बेटे, नॉट रियली डायरेक्टली उसका कोई लिंक नहीं है स्पाइसी फूड्स का। हमारी कोई इंटेस्टाइनल डैमेज उस तरह से नहीं है। हाँ, अगर हमारे विलायर डैमेज होना शुरू हो जाए फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारे एग्रेवेट हो सकते हैं उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इन पेशेंट्स को। अच्छा, होता क्या है ग्लूटेन लेने के बाद सीलियक के पेशेंट्स को, उनको डायरिया हो सकता है बड़ा सीवियर, उनको एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत सख्त किस्म का दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना कि जी पेट में मरोड़ पड़ रहा है, तो उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं अगर वो सीलियक के पेशेंट्स अगर ग्लूटेन ले लें।
यानी ग्लूटेन खाने से वेट इंक्रीज भी नहीं होता और डिक्रीज भी नहीं होता। एब्सोल्युटली बेटे, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आमना बिल्कुल ऐसा ही है। अदीन इज सेइंग सम माय कजन्स डिड कीटो सो दे डोंट इवन टुक ग्लूटेन। अच्छा, कीटो में भी बहुत सारी वेरिएशन है बेटे, तो बेवकूफ बनाना आसान है। ग्लूटेन में देखो वो नेचुरली भी जरा इस तरह से ग्लूटेन निकल जाता है, क्योंकि जाहिर है कीटो में आप चपाती और रोटी और ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे होते, तो जाहिर है ग्लूटेन हमारी डाइट में मेनली चपाती वगैरह से आता है, ठीक है। तो इस तरह से उनका ग्लूटेन भी तकरीबन ब्रेड श्रेड भी नहीं आप खाते, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट करते हो ना बेसिकली, तो उसमें इसलिए वो तकरीबन आपका निकल जाता है। सो अगेन पुअर ऑप्शन, वेरी बैड ऑप्शन कीटो डाइट खाना पड़ेगा। अच्छा जी, खैर बहरहाल पेज नंबर 81 पे देयर इज दिस केस स्टडी, क्विकली हम उसको देखते हैं और आप लोगों ने वो सॉल्व कर ली है। सो क्लो या क्लोई पता नहीं, व्हाटएवर हाउएवर दे प्रोनाउंस दिस नेम, एज 30, हैज नॉट हैड अ पीरियड फॉर ओवर 2 years। अच्छा जी, ओके। मैंने आपको पहले भी बताया था केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका, कि कीवर्ड्स को आप हमेशा अंडरलाइन कर लिया करें, ठीक है। तो एक बात हमें पता चल गई कि पीरियड उसको नहीं हो रहे 2 साल से। Her gynecological exam turns up no abnormalities, but the hormones she is given to stimulate her menstrual periods do not work। ठीक है जी, so उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा। Since the age of 10, she has had painful stomach cramps, frequent diarrhea or constipation, and periodic iron deficiency anemia. Multiple visits to doctors have failed to find the cause of her health problems. At the age of 20, she had begun to wonder if she was a medical anomaly or a hypochondria। ठीक है। Still bothered by her health problems and about to be married, she seeks care again. This time she's seen by a nurse practitioner who has just read an article on celiac. The nurse sends her to a registered dietitian who advises her on a gluten-free diet. After faithfully following the diet for a week, she feels better. The cramps, diarrhea, and constipation are much improved, and later on her menstrual cycles return. She returns to her doctor for a checkup and requests a test for celiac disease. By that time, however, her intestinal biopsy comes back normal because she has been on the diet for months। Okay, so now basically this is a very interesting case study, ठीक है। और किसी भी एज में हो सकती है, हाँ बेटे बिल्कुल किसी भी एज में हो सकती है। एक्चुअली सीलियक डिजीज की एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता। हमारा हाइपोथेसिस ये है कि एक तो आपकी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, और फिर कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स आपको मिलते हैं, कोई इन्वायरमेंट से कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, तो जब इनकी इंटरेक्शन होती है तो फिर आपको सीलियक होती है। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखो, जैसे इस केस में भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है a lot of times celiac disease is diagnosed quite late। a lot of times celiac disease is diagnosed quite late, ठीक है, वो काफी लेट डायग्नोज होती है। जस्ट अ सेकंड। ओके जी, सो बेटा आप लोग क्या क्लास ऑन करके सो जाते हो बीच में, जो फिर एक दूसरे से पूछे हो तो ब्रेक हुई है या नहीं हुई? मेरा तो ख्याल है लॉग इन करके ना बस कुछ लोग इधर उधर गायब हो जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि ब्रेक पे हम जा रहे हैं। जब ब्रेक लेनी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, 10 मिनट की 15 मिनट की ब्रेक है ना, क्या ख्याल है? अच्छा, बहरहाल सो जनाब केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे। सो नाउ दे आर आस्किंग यू 3। अच्छा, किसी ने पूछा हुआ चैट के अंदर व्हाट इज हाइपोकॉन्ड्रिएक। हाइपोकॉन्ड्रिएक बेटा होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको एक फियर होता है कि उसको कोई क्रिटिकल कोई डिजीज है, कोई क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट उनको बिल्कुल नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हाइपोकॉन्ड्रियाक है। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन भी है, व्हाई सीलियक डिजीज डायग्नोस्ड लेट? इसलिए बेटे क्योंकि सीलियक डिजीज के अंदर जैसे मैंने बताया आपके जो साइंस और सिम्टम्स हैं उनके अंदर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, फिर इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, तो इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं हैं जिनकी बेसिस पे अगर हमें कोई पेशेंट मुझे एज अ मेडिकल डॉक्टर आके बता रहा है कि जी मुझे डायरिया होता है या मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है या एब्डोमिनल गैस होती है, पेन होती है, क्रैम्पिंग होती है, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है जिनकी बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि ओके मैं डायग्नोज कर सकूं कि आपको सीलियक डिजीज है। जनरल सिम्टम्स आपको पता है, डायरिया 50 और मेडिकल कंडीशंस में भी होता है, एब्डोमिनल पेन 50 और रीजंस की वजह से हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन 25 और चीजों की वजह से हो सकती है,
तो इस वजह से सीलिएक डिजीज को अक्सर डायग्नोज करते करते इवन समटाइम्स मेडिकल डॉक्टर्स का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। समटाइम्स मैंने पर्सनली मेरी प्रैक्टिस में ऐसे 2 पेशेंट मुझे इस जहन में आ रहे हैं जो जिनको जब डायग्नोज हुई सीलिएक डिजीज 20+ की एज में वो थे, और डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको प्रॉबेबली पिछले 10-15 साल से सीलिएक है, लेकिन वो डायग्नोज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले वो जिस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते रहे, उसने दुनिया जहान के टेस्ट करा के देख लिए, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और उसका ध्यान उस तरफ गया ही। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। अच्छा जी, क्वेश्चन देन जनाब, फर्स्ट one is what should have been the first clue that Chloe might have celiac disease? Okay जी, सोचें, बल्कि तीनों क्वेश्चन जो आपके सामने, तीनों को सोचें, फिर इकट्ठे एक ही बार में आपसे डिस्कस करता हूँ फटाफट। यू हैव 5 मिनट्स, तीनों क्वेश्चंस करें। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया। सेकंड इज व्हाट फैक्ट्स प्रोवाइड अदर क्लूज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सीलिएक डिजीज, एंड थर्ड इज हाउ लॉन्ग विल क्लो हैव टू स्टे ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट। ओके जी, सो क्वेश्चंस मैंने आपसे की, आपने रिस्पॉन्स तो बेटे 1-2 लोगों ने सब दिए होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट शुड हैव बीन द फर्स्ट क्लू दैट क्लो माइट हैव सीलिएक डिजीज? अच्छा जी, फर्स्ट क्लू क्या होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है बेटे, नहीं। पीरियोडिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो देखो, फर्स्ट अगेन इट इज सो जनरल कि वो तो ऑब्वियसली आपका ध्यान इसी तरफ जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि भाई आयरन का इंटेक अच्छा नहीं है, आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही, मे बी हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ब्लड लॉस है, ये चीजें हैं। ठीक है, हार्मोन्स डिडंट वर्क फॉर, नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। बेसिकली फर्स्ट क्लू जो उसका था दैट वाज कि उसके जो स्टमक क्रैम्पिंग हो रही थी, डायरिया था, कॉन्स्टिपेशन थी, या फॉर दैट मैटर अब आप कह सकते हो इन चीजों के साथ कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था उनकी कोई डायग्नोस्ड कॉज नहीं मिल रही थी। ठीक है, और जब हम हर चीज, मैंने जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जनरली क्या होता है कि डॉक्टर्स हर टेस्ट करा लेते हैं एंड स्टिल उनको कॉज समझ में नहीं आती कि क्यों हो रही है क्रैम्पिंग, क्यों हो रहा है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये तमाम चीजें। ठीक है, तो
वो पहला क्लू होना चाहिए था, जब बाकी तमाम चीजें तमाम सिम्टम्स आ रहे हैं और कोई डायग्नोस्ड कॉज नहीं मिल रही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जनाब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट फैक्ट्स प्रोवाइड other clues to the possibility of celiac disease। ठीक है, so in addition to these other clues क्या हो सकते हैं? lack of menstruation, normal gynecological examination, बिल्कुल ठीक है, that's right, फिजा ठीक कह रही है, normal gynecological examination and हाँ, अब आप कह सकते हो कि वो जो आप कह रहे थे कि जी शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू fertility enhancing drugs as well। सर ठीक है जी बेटा। सर मुझे समझ ही नहीं आ रही, उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि सीलिएक डिजीज के ये क्या होते हैं सिम्टम्स वगैरह, और वो पूछ रहे हैं कि कैसे हो गई है बेटा सीलिएक मैंने डिजीज आपको उसको। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सीलिएक डिजीज के सिम्टम्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, गैस, एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन, थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया। ओके सर, सॉरी। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा कि 2-3 फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, द फैक्ट दैट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू फर्टिलिटी एनहांसिंग ड्रग्स हो सकता है, और नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसकी बिल्कुल नॉर्मल थी, बट सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल क्लो हैव टू स्टे ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट। चलें जी, इसका आंसर आप देंगे, ये तो बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाउ लॉन्ग शी विल हैव टू स्टे ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट? बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं बेटे, फॉर मंथ्स नहीं, 1 लाइफ वीक, टाइम, 1 वीक, फॉरएवर बेटा, फॉरएवर। मैंने आपको उस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था सीलिएक का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, द ओनली ट्रीटमेंट इज एब्स्टिनेंस फ्रॉम ग्लूटेन, दैट्स इट, एब्स्टिनेंस फ्रॉम ग्लूटेन। इसके अलावा सीलिएक का अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रीटमेंट, पेशेंट्स को ग्लूटेन फ्री ही खाना पड़ता है सारी जिंदगी, और उस हिसाब से डाइटिशियंस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीलिएक डिजीज में, सीलिएक के पेशेंट्स में। ठीक है जी, ओके, आगे आते हैं। पेज नंबर 82 पे दिया हुआ सीलिएक डिजीज इन फोकस, उसको आपने पढ़ना है लाजमी। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, बट आपने एक बार टेक्स्ट जरूर पढ़ लेना है। पेज नंबर 82 सीलिएक डिजीज इन फोकस, ये आपने छोटा सा एक 2-4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, इनको आपने पढ़ना है लाजमी। ठीक है, मैंने वैसे सारी बातें बता दी हैं। नेक्स्ट आता है जी वीट एलर्जी एंड नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। अच्छा, इन एडिशन टू सीलिएक डिजीज हमारे पास 2 और कंडीशंस होती हैं, एक को हम वीट एलर्जी कहते हैं और एक को हम नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं वीट एलर्जी और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? so, पहली चीज तो जहन में ये रखनी चाहिए आपको कि जब हम सीलिएक डिजीज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इट्स अ वेरी सिवियर कंडीशन, इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। इसके अंदर जब भी हम ग्लूटेन को इंजेस्ट करेंगे, ग्लूटेन का इंटेक करेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लूटेन को एज अ फॉरेन एजेंट कंसिडर करता है। ठीक है, तो सीलिएक डिजीज में हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस की, ठीक है, इंटॉलरेंस की, तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस के अंदर जब हम ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म ब्लोटिंग होती है या शॉर्ट टर्म एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है या शॉर्ट टर्म एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है। ब्लोटिंग हम टर्म यूज करते हैं व्हेन यू ईट समथिंग एंड यू फील एब्सोल्युटली स्वोलन आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दैट फूड। जब आप खाना खाते हो और आपको बहुत ज्यादा हर वक्त भारी भारी लग रहा होता है, ठीक है, उस टर्म को हम ब्लोटिंग कहते हैं। और वो क्यों ऐसा लगता है? एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन की।
ठीक है जी। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपकी बुक में पेज नंबर 84 के ऊपर, तो वो हम देख लेते हैं। तो सीलिएक में ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज ग्रेजुअल, व्हीट एलर्जी में एलर्जिक रिएक्शन ऑनसेट विद इन मिनट्स टू आवर्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ व्हीट, और नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी के अंदर एडवर्स रिएक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ सीलिएक डिजीज अकर व्हेन ग्लूटेन कंज्यूम्ड। फिर सीलिएक में देयर इज रिस्क ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड अदर डिसऑर्डर्स एज वेल। व्हीट एलर्जी या नॉन सीलिएक के अंदर नॉर्मली रिस्क ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होता। ठीक है, सीलिएक के अंदर सीलिएक डिजीज रिलेटेड एंटीबॉडीज सीरम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसका टिश्यू डैमेज, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और जैसे ही हम ग्लूटेन फ्री डाइट को स्टार्ट करते हैं, उसके साथ कंप्लायंस होती है हमारी, तो हमारे सिम्टम्स रिलीव होना शुरू हो जाते हैं। व्हीट एलर्जी की अगर हम बात करें और नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी की बात करें, तो एलर्जिक रिएक्शन तो मैंने बता दिए, इनके व्हीट एलर्जी के विद इन मिनट्स हो सकते हैं, नॉन सीलिएक के सीलिएक डिजीज की तरह ही होते हैं। सिम्टम्स व्हीट एलर्जी में आपको रैशेज हो सकती हैं, यानी कि जैसे ही आपने व्हीट कंज्यूम की आपको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे रैश शुरू हो जाएगी, खारिश शुरू हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट्स हो सकते हैं, कभी डायरिया हो सकता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर हम नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी के सिम्टम्स डिस्कस करें, तो उसके अंदर बोन और ज्वाइंट्स में पेन हो सकता है, मसल्स में आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेग में आपके नमनेस हो सकती है। नमनेस क्या होती है? जब सुन हो जाती है लेग, ठीक है। वेट लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा फटीग हो सकती है, डायरिया हो सकती है। व्हीट एलर्जी में स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज नहीं होती, और इसी तरह से नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी में भी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज नहीं होती। व्हीट एलर्जी में व्हीट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज सीरम में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी के केस में ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, so these are some of the differences between celiac, wheat allergy and non-celiac gluten sensitivity. अच्छा जी, क्वेश्चंस हैं। Sir, isn't research going on for finding treatment of celiac disease? बिल्कुल बेटे, it's still going on. There have been a lot of researches. अगर आप पढ़ोगे इंटरनेट तो भरी पड़ी आपको मिलेंगी, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिली जिनको हम अपनी गाइडलाइंस में शामिल कर सकें कि जी ये लेने से या ये करने से या ये मेडिकेशन से आपके सीलिएक ट्रीट हो जाए। So does fiber acid also contribute to celiac disease because fatty acid also decreases mineral absorption? नहीं बेटे, बिल्कुल ऐसा कोई लेना देना नहीं है। और आपने फाइबर के ब्रैकेट में फाइटिक एसिड क्यों लिखे, मुझे ये बात समझ नहीं मिली आपकी, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट ना। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, इसका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल मैंने बताया था कि फाइटेट्स मिनरल एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं, लेकिन जो सीलिया के पेशेंट्स में मिनरल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है वो फाइटेट्स की वजह से नहीं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि विलाय डिसफंक्शन हो रहे होते हैं, विलाय की फ्लैटनिंग हो रही होती है, उसकी वजह से हमें मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की मैल एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, पॉज करते हैं फॉर 15 मिनट्स, उसके फौरन बाद वापस आते हैं। 1:23 हो रहे हैं मेरे लैपटॉप पे। 15 मिनट बाद हम वापस आते हैं और फिर पीएमएस शुरू करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पेज नंबर 84 है। ठीक है, 15 मिनट के बाद हम वापस आ रहे हैं। ओके जी, राइट, सो वी आर बैक। तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, पीएमएस को हम इनिशियली कंसिडर करते थे एज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और फिर 1987 के अंदर वी रियलाइज कि नहीं, ये इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनफैक्ट ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। सो फिर हमने इसको साइकोलॉजिकल से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ मूव किया। ठीक है, सो पीएमएस में बेसिकली होता क्या है
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर पीएमएस में बेसिकली होता यह है कि हमारी कुछ फिजियोलॉजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो हमारी ल्यूटिल फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट होती है, ठीक है। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म होती है, जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होती है, तो ये जो चेंजेस आई होती हैं फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, ये भी अपने आप स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। और पीएमएस के जो सिम्टम्स हैं वो मेंसेस स्टार्ट होने के 2 दिन के अंदर खुद से वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जब भी नेक्स्ट ल्यूटिल फेज आती है तो वो सिम्टम्स वापस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास देयर इज नो टेस्ट अवेलेबल, कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकें कि अच्छा इस पेशेंट को पीएमएस है। तो इनफैक्ट उसके लिए हम करते क्या हैं, देयर इज दिस क्वेश्चनियर जो हम पेशेंट्स को देते हैं फिल करने के लिए, और उस क्वेश्चनियर के अंदर अगर पेशेंट्स के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो पॉजिटिव हों तो फिर हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को बेसिकली ये पीएमएस का प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सेज 5 डेज बिफोर मेंसेस 3 कंसेक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर अगर प्रेजेंट हों तो फिर हम कहते हैं कि पेशेंट को पीएमएस है। और वो रिस्पॉन्सेज क्या हैं जी? फिजिकल जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर टेंडर ब्रेस्ट, एब्डोमिनल ब्लोटिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होती है, एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन जिसकी वजह से हमें बहुत हैवी और फुलनेस वाली फीलिंग आती है, स्वेलिंग और हेडेक, ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंग्री आउटबर्स्ट, यानी कि आपको खामखा बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कंफ्यूजन, फिर इसी तरह से एंजाइटी और सोशल विड्रॉल, यानी कि आपका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है। इरिटेबिलिटी या इरिटेबल होने का मतलब ये होता है कि आप जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना कि चिढ़ जाना, सो आप इजीली चिढ़ जाते हैं जब आपके साथ कोई भी कुछ बिल्कुल नॉर्मल सी भी कोई बात करे या कुछ बिल्कुल नॉर्मल भी आपके साथ बिहेव करे तो आप इरिटेबल होते हैं, यानी आपको इरिटेबिलिटी होती है, आप आसानी से उसकी बात से एनॉय हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से एक कंडीशन होती है जिसको हम पीएमडीडी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। सो पीएमडीडी बेसिकली पीएमएस की एक सीवियर फॉर्म, और ये तकरीबन 5% मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के अंदर होते हैं, ठीक है। पीएमडीडी में देयर आर स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग्स, एंजाइटी होती है बहुत सख्त किस्म की, सीवियर एंगर होता है, डिप्रेशन होता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, और फिर फिजिकल सिम्टम्स मौजूद होते हैं जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, हेडेक है, स्वेलिंग है, ये तमाम चीजें, ठीक है। अच्छा, पीएमडीडी में जो जिन खवातीन को होता है, जिन बच्चियों को होता है, उनमें से कुछ की एपेटाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो बिंज ईटिंग की तरफ आ जाती हैं, ओवरसाइज्ड पोर्शंस कंज्यूम कर रही होती हैं, ठीक है। पीएमडीडी डायग्नोज होता है जब जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो 5 और मोर उनमें से अकर कर रहे हों ड्यूरिंग द मेजॉरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से 5 या 5 से ज्यादा वो अकर कर, ठीक है। जो एग्जैक्ट कॉज है पीएमएस की या पीएमडीडी की वो बहुत ज्यादा हमें क्लियर नहीं है, लेकिन जो हाइपोथेसिस है हमारा अभी तक वो ये है कि हमारा जो हार्मोन सिस्टम है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, और हमारा जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स है हार्मोन लेवल्स का, वो समटाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ऑल्टरेशंस आ जाती हैं डिफरेंट हार्मोन्स के अंदर, उसकी वजह से पीएमडीडी या पीएमएस हमें हो रहा है, ठीक है। पीएमएस के ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? पीएमएस के ट्रीटमेंट के लिए हम ईस्ट्रोजन पैचेस यूज करते हैं, या इम्प्लांट्स को हम यूज कर रहे होते हैं, या फिर जनाब हम ओसीपीस को यूज करते हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम जिनको कहते हैं, सो उनको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। पैच हम कहते हैं कि एक देयर इज दिस पैच
जो आपको स्किन के थ्रू आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और एक सर्टन कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है, और वो हार्मोन्स रिलीज करने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, ठीक है। और इसी तरह इम्प्लांट को हम अंडरनीथ द स्किन प्लेस कर देते हैं, आमतौर पे आर्म में प्लेस करते हैं। सो अगेन इम्प्लांट का काम भी यही होता है कि वो स्लो रिलीज्ड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती। क्वेश्चन है ईशा का, ओसीपी हार्मफुल नहीं होती? बेटे हार्मफुल शायद थोड़ा सा एक हार्श वर्ड हो जाएगा, ज्यादा सवियर वर्ड हो जाएगा। हार्मफुल शायद नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहरहाल ओसीपीज के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओसीपीज वाली खवातीन को वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेस डिप्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा उनके अंदर हो सकती है, ये प्रॉब्लम उनके अंदर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा इन एडिशन टू दीज कॉन्ट्रासेप्शन, हम कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक्स हमने पीएमएस या पीएमडीडी के जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ सर्टेन डाइटरी सप्लीमेंट्स भी उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, जैसे विटामिन B6 अगर हम उनको 50 to 100 मिलीग्राम्स पर डे दें, या कैल्शियम 1000 मिलीग्राम्स पर डे दें, तो वो उनके लिए अलॉन्ग विद दिस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस वो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। मल्टीविटामिन का भी रोल कुछ देखा गया है डिफरेंट स्टडीज में कि उसकी वजह से भी इंप्रूवमेंट हो सकती है पीएमएस में या पीएमडीडी के। ठीक है जनाब, सो दिस एंड्स आवर चैप्टर जो प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन के ऊपर से। सर आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड क्लोमिड सेम टाइप ऑफ मेडिसिन? नहीं 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 बेटे, नहीं, सेम नहीं है, सेम मेडिकेशंस नहीं है, ठीक है, सेम मेडिकेशंस नहीं है। देखो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, उनका तो फंक्शन ये होता है कि वो आपकी प्रेगनेंसी ना होने दें, ठीक है। जो क्लोमिड मेडिकेशन है वो तो आपकी ओव्यूलेशन को इनिशिएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। वो तो उन फीमेल्स को देते हैं जिनकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये सेम नहीं है ओसीपीज और क्लोमिड, ठीक है जी। ठीक, ओके। नेक्स्ट बेटे, सो यहाँ तक हमारा जो था वो प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन था, कि यानी हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि प्रेग्नेंट होने से पहले एक अगर फीमेल है तो उसको किस किस्म की क्या न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, किस किस्म की उसको डाइट लेनी चाहिए, किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन को लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और चैप्टर नंबर हमारा 4 है। पेज नंबर हम 104 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 104 से, ठीक है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा मेजर टॉपिक है, और मजीद जो उसके अंदर हमने इस वक्त डिस्कस करना है दैट इज प्रेगनेंसी वेट गेन। क्वेश्चन है ईशा का पीएमएस नॉर्मल होता है? बी स्टडीड इन सेकंड ईयर के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? हाँ, फिजिकल भी हैं बेटे और साइकोलॉजिकल भी हैं, मैंने कहा, ठीक है। तो यस, बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है पीएमएस विद प्रॉपर मेडिकेशंस, विद प्रॉपर साइकोलॉजिकल थेरेपी एज वेल, सो उसके अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ओके। मिड्स के लिए डू वी हैव टू स्टडी द होल चैप्टर ओनली द टॉपिक्स? नहीं बेटा, मैंने पहले भी कई बार ये चीज एक्सप्लेन की है। मैं चलो मंडे को इसको मजीद मुझसे पूछ के ना, मैं फिर अभी ऑनलाइन में कितनी बार एक्सप्लेन करूं, ठीक है। मंडे को इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको दोबारा बता दूंगा। ओके जी, सो प्रेगनेंसी वेट गेन। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको याद है जब हम बीएमआई डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये आपसे सवाल किया था कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन आपके पास आती है और वो ये कहती है कि जी मेरा बीएमआई कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करते हैं वो ओबेसिटी या ओवरवेट या उस कैटेगरी के अंदर आती है, तो क्या वो आप उसको कहेंगे कि आप अपना वेट कम करें बिकॉज यू आर ओबीस और ओवरवेट एंड स्टफ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा गलत है कहना, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हेल्दी वेट गेन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो न्यूबॉर्न के हेल्थ स्टेटस को, न्यूबॉर्न के वेट को डिटरमिन कर रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि अगर एक फीमेल का रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होता तो उसके न्यूबॉर्न के एलबीडब्ल्यू होने के या वीएलबीडब्ल्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वेट गेन होता है दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। और उसके साथ साथ पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस है। सो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस क्या है कि जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं या कर रही हूँ। वही जैसे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बताया था। और तो जाहिर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस चाहिए होता है, तभी तो हम वेट गेन करेंगे ना। मैंने बताया था ना कि वेट गेन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस चाहिए होता है, पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस चाहिए होता है। और वेट लॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या नेगेटिव कैलोरी बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं फीमेल ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी जो डाइट है उसको एडिक्वेट रखा है, अपनी डाइट को ठीक रखा है, तभी तो ऑब्वियसली उसका प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, उसको पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस में वो जा रही है एंड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट फीमेल को गेन करना चाहिए, ये दिस हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिबेट। और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट हाइपोथेसिस से हमने शुरू किया। और फिर फाइनली हम कुछ रिकमेंडेशन है जो हम दे सकते हैं। वो क्या रिकमेंडेशन है वो फिर अभी मैं बताता हूँ। सो प्रेगनेंसी वेट गेन रिकमेंडेशन क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो करंट रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग वेट गेन इन प्रेगनेंसी वो प्राइमरली एसोसिएटेड हैं उन न्यूबॉर्न्स के साथ जो हेल्दी पैदा होते हैं। ठीक है, सो प्री प्रेगनेंसी वेट स्टेटस जो है वो हमारा वेट गेन के अंदर और बर्थ वेट के अंदर दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। यानी जो वेट आपका प्रेग्नेंट होते वक्त है, प्री प्रेगनेंसी है, वो डिटर्मिन करेगा काफी हद तक कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वेट गेन करने की टेंडेंसी आपकी क्या होगी और जो न्यूबॉर्न की बर्थ होगी उसका वेट कैसा होगा। ठीक है, हेंस हमें ये भी इससे पता चला कि प्री प्रेगनेंसी आपका अप्रोप्रिएट बॉडी वेट होना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और इससे ये भी हमें किसी हद तक फायदा होता है कि जितना बेहतर बॉडी वेट आपका प्रेगनेंसी से पहले है उतना ही कम वेट गेन आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना पड़ेगा टू गिव बर्थ टू अ हेल्दी इन्फेंट यू कैन से। ठीक है, जिसका नॉर्मल बॉडी वेट हो। अच्छा, अगर एज एन अंडरवेट वुमेन आप कंसीव करते हो तो फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको वेट गेन ज्यादा करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो एडिशनल आप ले रहे हो वो फर्स्ट आपकी बॉडी आपके लिए फुलफिल करेगी और फिर डेवलपिंग फीटस के लिए वो रिमेनिंग रहेगा। तो उनके लिए वेट गेन कन्वेंशनल रेगुलर नॉर्मल वुमेन से भी ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम ओवरवेट या ओबीस वुमेन की बात करें तो वो दे कैन, बिकॉज वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस के अंदर चल रही हैं, तो वो अपना पार्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्स वो यूटिलाइज कर सकती हैं टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फीटस। अच्छा, फिर जनाब इसके अलावा ये है, इन फैक्टर्स के अलावा गेस्टेशन का जो ड्यूरेशन है, यानी प्री टर्म बच्चा हो रहा है, टर्म पे हो रहा है या पोस्ट टर्म हो रहा है, फिर मदर का स्मोकिंग स्टेटस, उसका हेल्थ स्टेटस, उसका ग्रेविडिटी और उसकी पैरिटी, ये चीजें भी बर्थ वेट को अफेक्ट करती हैं। ग्रेविडिटी या ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज अ वुमन हैज एक्सपीरियंस्ड, यानी एक वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, irrespective of the fact कि वो प्रेगनेंसी whether it resulted in a live birth या still birth या abortion या miscarriage, प्रेग्नेंट कितनी बार हुई है वो टोटल, दैट्स इट, ये ग्रेविडा है। और दूसरे नंबर पे पैरिटी हमने कहा, पैरिटी का मतलब ये है कि प्रीवियसली
खातून ने कितनी बार डिलीवरी की है, फीमेल ने कितनी बार डिलीवरी की है, इसको पैरिटी कहते हैं। ग्रेविटा ये है कि प्रेग्नेंट कितनी बार हुई है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि डिलीवरी हुई नहीं हुई, स्टिल बर्थ हुई, मिसकैरेज हुआ, क्या हुआ। पैरिटी ये है कि कितनी बार खातून ने करंट प्रेगनेंसी से पहले उसके बेबीज हैं। सारे करंट में तो अभी बेबी नहीं हुआ ना उसका, वो तो इसमें शामिल नहीं है। सो इससे हमें ये भी पता चला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वेट गेन है सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है कि आपका न्यू बॉर्न का वेट कैसा होगा, बल्कि ये सारे फैक्टर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व। अच्छा, अब याद रखने वाली बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होना अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, हेल्दी है, एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि ब्लाइंडली वेट गेन होता जाए, कितना भी अनहेल्दी खाने से वेट गेन होता जाए, कितना भी पुअर लाइफस्टाइल से वेट गेन होता जाए, तो बस क्योंकि वेट गेन हो रहा है तो मेरा बच्चा जो है वो हेल्दी होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका बहुत ज्यादा ओवरवेट या ओबेसिटी में आप चली जाती है तो भी आपके ग्रोइंग फीटस को डिफरेंट तरह के इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क ऑफ ओबेसिटी बच्चों में बढ़ सकता है। ऐसी फीमेल्स जिनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेसिव वेट गेन होता है और प्रॉब्लमेटिक होती हैं वो इस हिसाब से, उनके न्यू बॉर्न्स के अंदर बॉडी फैट लेवल्स जनरली ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब जनाब रेट ऑफ प्रेगनेंसी वेट गेन, सो किस तरह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका रेट ऑफ वेट गेन स्लो हो तो फिर फीटल ग्रोथ, क्योंकि वो शुरू में बड़ी जल्दी हो रही होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो जो इनिशियल फीटल ग्रोथ है दैट कैन रिजल्ट इन डिक्रीज्ड बॉडी वेट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जनाब जो नॉर्मल वेट की या अंडरवेट वुमेन है, उनका अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 0.5 पाउंड पर वीक, 0.5 पाउंड पर वीक से वेट कम गेन हो, या फिर 0.75 पाउंड पर वीक से वेट कम गेन हो ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उनके अंदर प्री टर्म डिलीवरी का और एसजीए न्यूबॉर्न्स का जो चांस है होने का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एसजीए में ऑलरेडी बता चुका हूं, समझा चुका हूं, इवन ग्राफ भी निकाल के दिखा था। ऑन द अदर हैंड, अगर ओवरवेट या ओबीस वुमेन है, उनके अंदर अगर 0.5 पाउंड से कम पर वीक थर्ड ट्राइमेस्टर में रेज हो रहा है, तो वहां पे फिर प्री टर्म बर्थ का रिस्क डबल हो जाता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपकी वेट गेन्स 1.5 पाउंड पर वीक से ऊपर चले जाएं, तो फिर जो न्यूबॉर्न्स हैं उनकी वेट पे तो कुछ बहुत ज्यादा कोई कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक नहीं है, लेकिन ये होता है कि पोस्ट पार्टम जो फीमेल्स हैं उनके अंदर वेट रिटेन करने की टेंडेंसी काफी बढ़ जाती है। अच्छा, अब जो वेट गेन का रेट है वो सबसे ज्यादा हाई होता है ड्यूरिंग या अराउंड मिड प्रेगनेंसी।
अच्छा, देयर इज दिस टेबल इसी पेज के बॉटम पे, पेज नंबर 105, जिसके अंदर वेट गेन ग्राम्स में लिखा हुआ है 10 वीक्स, 20 वीक्स, 30 वीक्स और 40 वीक्स कि जब वेट गेन होता है उसके कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स में वेट गेन हो रहा होता है। ठीक है, सो फीटस में कितना वेट गेन होता है, प्लेसेंटा में, यूट्रस, एमनियोटिक फ्लूइड, ब्रेस्ट, ब्लड सप्लाई, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड मैटरनल फैट स्टोर्स। तो ये आपने देख लेना है यहाँ से। अच्छा, क्वेश्चन है आई बिलीव, अच्छा जी नहीं है क्वेश्चन, अटेंडेंस की बात की हुई है। अच्छा राइट, अब जनाब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है हमारी बॉडी फैट चेंजेस किस तरह से आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो प्रेग्नेंट वुमेन बेसिकली during pregnancy they tend to store a significant amount of body fat, ठीक है, so that आपको मैं पता है कि फैट हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट भी है, so that वो उस एनर्जी को अपने लिए भी यूटिलाइज कर सकें और जो फीटस है उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकें, और फिर जो लैक्टेशन में एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीड जो उनकी एनर्जी डिमांड्स हैं उनको भी वो इन एडवांस पूरा कर सके। ठीक है, सो जो बॉडी फैट स्टोर्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो 10th और 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो प्रेगनेंसी खत्म होने से पहले उनके लेवल्स डिक्रीज होते हैं, और उसमें से सिर्फ 0.5 kg जो स्टोर्ड फैट है वो डिपॉजिट होता है फीटस के अंदर। फिर पोस्टमार्टम वेट रिटेंशन, सो ऑन एन एवरेज जो फीमेल्स हैं 1 year after the delivery they retain 2 to 3 pounds। ठीक है, और जो वेट गेन हेल्दी होता है आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज एसोसिएटेड विद लोअर पोस्टपार्टम वेट रिटेंशन। यानी अगर आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी वेट गेन हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, तो डिलीवरी के बाद भी आपका जो वेट रिटेंशन है वो नॉर्मल होगी, बहुत ज्यादा रिटेन नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है ना। So how can you prevent excessive body weight during pregnancy? तो उसके अंदर डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर काउंसलिंग वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी तरह आफ्टर डिलीवरी हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि फीमेल्स को बहुत जल्दी शुरू हो जाती है कि हमने वेट लूज करना है, सो बहुत क्रैश डाइटिंग करके सून आफ्टर द डिलीवरी अपना वेट कम करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है। तो रिमेंबर, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आफ्टर डिलीवरी with the help of your diet and exercise आप टारगेट बनाएं
to lose only 1 to 2 pounds per month, not more than that. यानी कि which is very very less. 1 to 2 pounds per month का मतलब है पूरे महीने में आधा किलो से लेके 1 किलो तक, which is actually nothing. इसके अलावा जब आप EBF करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो भी वो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है. और EBF के अपने भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. वेट लॉस में तो चले हेल्प करता ही है, अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो बेनिफिट्स डिराइव करना जो उससे हमें मिल रहे होते हैं. कोई मुझे बता सकता है EBF के बारे में? मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक सेशन में बताया था. व्हाट इज EBF? कौन बताएगा वॉलंटरली? व्हाट इज EBF? जी बेटा, कौन बताएगा? जी मैंने बताया हुआ है. मुश्किल पूछ लिया क्या मैंने सवाल? कोई तो मुश्किल बात तो नहीं पूछी बेटा. व्हाट इज EBF? मैं फिर एक एक से खुद पूछूं क्या अनम्यूट करवा के? EBF stands for exclusive breastfeeding. क्या होती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? तो ये वो वाली फीडिंग होती है जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट 6 months you do not give anything to the baby, to the infant, बल्कि we should be using correct term, infant, other than breastfeed. तो फर्स्ट 6 months आपने बेबी को मदर फीड के अलावा कुछ और नहीं देना. इसको EBF कहते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. सो मच सो कि प्लेन वाटर भी आपने बेबी को नहीं देना होता. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, इसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके क्या बेनिफिट्स हैं फिर आगे हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है लैक्टेशन वाला, उसमें हम देखेंगे. ठीक है जी. सो दैट एंड्स आवर करंट टॉपिक.